नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल सभी विषयों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, बहुत सारी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ही यह आपसे तैयार की जाती है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी परीक्षाएं जो आगामी दिनों में होने वाली हैं और जिनका आप सबको और हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। और जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति हमारा जो पहला प्रश्न है वह भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सम्मुख है, राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयोग और विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। याद रखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। क्यों होता है? क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। याद रखिएगा, विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। और विधानसभा के प्रति इसका उत्तरदायित्व होता है और मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, यह भी आपको याद रखना है। और जब तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहेंगे, अर्थात कब तक आसीन रहेंगे, तो आपको यह बताना जब तक उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो विधानसभा किसी भी राज्य विधानमंडल का अनिवार्य सदन होता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह एक ऐसा सदन है जिसका बहुमत दल का नेता राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको जवाब देना है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल किसे नियुक्त करेंगे? तब आपका जवाब होगा, राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाई जाती है, भी याद रखना है। तो इसका सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया विधानसभा के प्रति। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि केंद्रीय, यहां पर राज्य की जगह पर यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तब आपका जवाब होगा वहां पर लोकसभा। वहां पर आपका जवाब होगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से पूछें जिनका उत्तर नहीं में देना होता है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या करना है, हमें 1 से 2 बार कम से कम प्रश्न को पढ़ना है और नहीं को अंडरलाइन कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल नहीं है? 4 विकल्प है, सालसेट, सेंटिनल, रटलैंड और लघु अंडमान। मैं एक बार पुनः विकल्पों को पढ़ रहा हूं, सालसेट, सेंटिनल, रटलैंड और लघु अंडमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सालसेट। सालसेट द्वीप का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नहीं है। सालसेट द्वीप पश्चिमी घाट पर स्थित है, याद रखिएगा, पश्चिमी छोर पर स्थित है। और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई, याद रखिएगा, जिसको पहले हम लोग बंबई के नाम से जानते थे, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। तो सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो याद रखना है आपको, मुंबई, याद रखना है मुंबई। और मुंबई किससे संबद्ध है, सालसेट द्वीप किससे संबद्ध है? तो आपको जवाब देना है अरब सागर से, अरब सागर से संबद्ध है। और यह मुंबई शहर है, महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है, और मैं भी पूर्व में बोल भी चुका हूं, जो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है वह सालसेट द्वीप पर ही है। बाकी जो हमारे 3 द्वीप बचे हुए हैं, सेंटिनल है, रटलैंड है, लघु अंडमान है, यह सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम की दृष्टि से कौन सी घटना अंत में हुई है? कालक्रम की दृष्टि से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, आपको बताना है। पहला विकल्प है कांग्रेस का विभाजन, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है मोपला विद्रोह और चौथा और अंतिम विकल्प है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, सबसे इसमें बाद में जो घटित होने वाली घटना है वह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, मोपला नाम की जनजाति कहाँ रहती थी? केरल में। 1921 में हुआ है या केरल में, याद रखिएगा राज्य कौन सा है? केरल में। केरल में मोपला समुदाय के लोगों के द्वारा यह विद्रोह हुआ है और इसका वर्ष आपको याद रखना 1921 में। अब हम देखते हैं कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1907 में। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? सूरत। और सूरत आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो आपका जवाब होगा गुजरात राज्य में। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। दो दल कांग्रेस के हो गए, एक दल उदारवादी और दूसरा दल जो था उसको कहा जाता है उग्रवादी। उग्रवादी विचारधारा के लोग अलग हो गए और उदारवादी विचारधारा के लोग अलग हो गए। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कब हुआ? 1907 में हुआ। यह अधिवेशन सूरत में हुआ। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हुई वह कब हुआ? 1907 में हुआ। कहां हुआ? सूरत में हुआ। सूरत कहां है? गुजरात में है। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप बताएंगे रास बिहारी घोष के द्वारा। और यह कांग्रेस का जो विभाजन है वर्ष 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। वहां पर कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दलों के बीच में सहमति बन गई थी, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया था। और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यह भी आपको नोट कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब है? तो 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम की जो बहुत विभत्स घटना है उसका वर्णन हमारे ऐतिहासिक वर्णन में मिलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलवाई गई और बहुत सारे भारतीय लोग वीरगति को प्राप्त हुए। याद रखिएगा, वहां पर भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्वक वहां पर सम्मेलन हो रहा था और यह मुख्य रूप से रॉलेट एक्ट के विरोध में ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। उसी गिरफ्तारी के विरोध में यह जन आंदोलन हो रहा था और 13 अप्रैल बैसाखी के दिन वर्ष 1919 को एक ऐसा काला दिन आया जो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन की जो घटना ये भी 1919 में हुई। तो सबसे बाद में कौन हुआ? मोपला विद्रोह, केरला, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें सामान्यतः कब बोई जाती है? यह प्रश्न भारतीय कृषि तंत्र से लिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर और उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो खरीफ की फसलें हैं वह दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं। और खरीफ की मुख्य फसलों में चावल, मुख्य फसलों में कौन शामिल है? तो चावल, याद रखना। और मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि चावल को कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज्यादा चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात चाहिए। चावल के साथ साथ में खरीफ की फसलों में मूंगफली भी आती है, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रमुख धार्मिक व पर्यटक स्थल पंबन द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रमुख धार्मिक भी है और पर्यटन स्थल भी है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो पंबन द्वीप है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रामेश्वरम के पास में। तमिलनाडु में बिल्कुल दक्षिणतम रूप से अगर देखेंगे भारत का मानचित्र तो दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु में यह स्थित है और धार्मिक स्थल भी और पर्यटक स्थल के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, भी आपको याद रखना। अब इन 4 राज्यों में देखते हैं क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। तो जो केरल है, केरल भारत का एक तटवर्ती राज्य है, उड़ीसा भी तटवर्ती राज्य है, महाराष्ट्र भी तटवर्ती राज्य है और तमिलनाडु भी एक भारत का तटवर्ती राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। कुल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी भारत में? तो 9 राज्य अपनी तटरेखा बनाते हैं, तटरेखा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उनमें 4 यहां पर आपको दिए गए हैं, नोट कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है,
बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात CRR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। एक निश्चित धनराशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकों को रखना पड़ता है नगद रूप में, उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। तो निर्धारित किया जाता है, कौन निर्धारित करता है कि कितने प्रतिशत धनराशि रखनी है। पहला विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, तीसरा वित्त आयोग, चौथा है नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR को निर्धारित किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में स्थापित की गई, याद रखिएगा, और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया। इसका प्रधान कार्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है, यह भी याद रखना है। और बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात CRR को कौन निर्धारित करता है, तो सही जवाब हमारा हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड को कहते हैं सेबी, याद रखिएगा। तो शेयर मार्केट से संबंधित जो नीतियां हैं उनको बनाने वाली भारत की शीर्ष संस्था सेबी है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है, और प्रत्येक 5 वर्ष या इससे पूर्व भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारों, जो कर वसूल किए जाते हैं उनकी धनराशि का बंटवारा राज्य और केंद्र के मध्य करने की सिफारिश करता है वित्त आयोग, याद रखिएगा। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। यह एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग, नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग, जिसका मैं पूर्व के वीडियो में वर्णन कर चुका हूं। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। नीति आयोग का गठन, योजना आयोग का ही नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का नाम दिया गया। इसे कहेंगे भारत परिवर्तन संस्थान, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम हो गया नीति आयोग, और यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। यह प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विषय से लिया गया है। नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मायावती। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और पहली दलित महिला रही मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पद को सुशोभित किया है, यह भी याद रखिएगा। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और यह भारत के एक ऐसे राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, याद रखिएगा। यह एक ऐसे राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने का गौरव इनको प्राप्त है, याद रखिएगा। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, ये नोट कर लेना है। और 1 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य था। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले अलग करके एक नया राज्य बना था, उत्तरांचल, जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये एकमात्र राजनेता है भारत के जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश, 1 बार उत्तराखंड, ये भी आपको याद रखना है। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया है, और समाजवादी पार्टी के फाउंडर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत के रक्षा मंत्री भी ये रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री का दायित्व भी इन्होंने संभाला हुआ है। तो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार भारत के रक्षा मंत्री रहे, ये भी आपको याद रखना है। योगी आदित्यनाथ जी अपने दूसरे कार्यकाल में इस समय पद पर आसीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इनका पहला कार्यकाल था 2017 से 2022, ये पहला कार्यकाल है। अब दूसरा कार्यकाल है इनका 2022 से 2027 तक, याद रखिएगा। ये अपने दूसरे कार्यकाल में पद पर आसीन है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनने का रिकॉर्ड मायावती जी के नाम, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि पुराने जो पेपर है, हमने बोला जो PYQ को देख कर बनाया जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे जाते हैं, आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, तो उसमें एक संस्थान भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा भी इस क्वेश्चन को तैयार किया गया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून और चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय
देहरादून में है, याद रखिएगा देहरादून में है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का मुख्यालय यहां पर है, यह भी याद रखना है। भोपाल, भोपाल में ऐसा क्या है जो हमारे लिए जरूरी है, और आप कीजिएगा भोपाल में ऐसा क्या है, तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, तो भोपाल में, याद रखिएगा। चेन्नई में क्या है, तो चेन्नई में है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे चेन्नई में, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? 4 विकल्प आपको दिए गए, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। अभी हाल के दिनों में चर्चा होती थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा समाचार पत्र पत्रिकाओं में, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिलने से वो चूक गए। ये बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन भी बनी। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए, तो सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। इनको फीफा का जो शांति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, याद रखिएगा वर्ष 2025 में इनको फीफा शांति का पुरस्कार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जो बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक हुसैन ओबामा, लगातार 2 कार्यकाल के लिए, और उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, याद रखना है आपको, और उससे पहले भी राष्ट्रपति थे अमेरिका के बिल क्लिंटन। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, आपको याद रखना 4 वर्ष का होता है, और वहां पर 2 ही राजनीतिक दल मुख्य धारा में है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। आगे बढ़ते, आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? हाल के दिनों में बहुत चर्चा में यह खबर है कि इनमें से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 4 विकल्प यहां पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। याद रखना है, नक्सलवाद भारत की बहुत बड़ी समस्या है और इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।